नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी आपको किसी भी बाजार में अच्छा रिटर्न दिलाने में मदद करती है, लेकिन एसेट एलोकेशन का मतलब सिर्फ इक्विटी, डेट या गोल्ड में निवेश करना भर नहीं होता, बल्कि सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी, सही टाइमिंग और आपकी जरूरतों और सबसे जरूरी बात आपके उम्र के हिसाब से एक एसेट एलोकेशन का पूरा प्लान बनता है। तो आज हम जानेंगे कि एसेट एलोकेशन की ये पूरी थ्योरी क्या है और कैसे इससे आपके निवेश में लगेगा चार चांद। इस शो में हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसेट एलोकेशन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है हर किसी को जानना जरूरी है। लोग जानते भी हैं तब भी इग्नोर करते हैं, इसलिए आज एक रिमाइंडर है हमारा शो ये उन सब लोगों के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, एसेट एलोकेशन की जब हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जिसमें आपकी स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन आता है, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन आता है, गोल्ड बेस्ड एसेट एलोकेशन आता है, एज बेस्ड एसेट एलोकेशन आता है, इसमें नंबर वन सबसे पहला क्या होता है जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है? बिल्कुल स्मिता जी नमस्कार, पूनम जी नमस्कार और जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी आपने एक बात कही कि एसेट एलोकेशन पर कई बार इन्वेस्टर ध्यान ही नहीं देते हैं, बट एक बात और भी है, कई बार ये होता है कि शुरुआत में लोग करते तो हैं, उनको मालूम है आप कि कभी गोल्ड में अच्छी तेजी देखी जाती है, कभी सिल्वर चलता है, कभी इक्विटी बाजार में तेजी होती है और इस हिसाब से इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो जो है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं, पर कुछ समय के बाद उसे भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है, मान लीजिए गोल्ड ने रिटर्न अच्छे दे दिए तो गोल्ड में ही एलोकेशन बढ़ गया, वो रिटर्न की वजह से या थोड़ा सा और लालच किया और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, या इक्विटी में तेजी देखी, उस वक्त पर डेट मार्केट में रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, गोल्ड में नहीं बन रहे हैं, तो पूरा पैसा इक्विटी में आ जाता है। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ मॉडल बनाने होंगे ताकि आपके जो इमोशंस हैं वो बीच में ना आए, आप एक स्ट्रेटेजी बना लें। आपका सवाल ये था कि पहला कौन सा, इसे पहले और आखिर वाला कुछ नहीं है, ऐसा बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, पर जो बहुत मोस्ट कॉमन है उसको सबसे पहले कहूँगा। मतलब कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, यानी कि आपने तय किया कि मेरे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल किस हिसाब से हैं और मेरा रिस्क एपेटाइट कैसा है, उस हिसाब से डिसाइड कर लिया कि मुझे कितना परसेंट इक्विटी में निवेश करना है, कितना डेट में करना है, कितना गोल्ड में करना है। उदाहरण के तौर पर आपने डिसाइड किया 60% मेरा इक्विटी में रहेगा, 30% मेरा डेट में होगा, 10% मेरा गोल्ड और सिल्वर में होगा या सिर्फ गोल्ड में होगा। अब इससे क्या होगा, जब आपने मॉडल बना लिया है और आपको मालूम चला कि 60% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इक्विटी के रिटर्न्स जो है वो बहुत अच्छे हो गए, जिसकी वजह से जो एलोकेशन है वो 60 की जगह 70% पहुंच गया इक्विटी में, तो आप उसको रीबैलेंस करेंगे और सही कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क भी कम रहेगा और हर वक्त पर जो आपने डिसाइड किया है उस हिसाब से आपका एलोकेशन बना रहेगा। तो जो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है मेरे हिसाब से ये बहुत ही कॉमन, और सबसे पहले बाकी जो चीजें सीखने से पहले इस पर यदि आप फॉलो करेंगे तो ये सही रहेगा। और ये सुन के भी लग रहा है पंकज जी, जैसा आपने बताया कि ये लगभग हर कोई फॉलो करता है, जाने अनजाने, उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन उनका जो एसेट एलोकेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है पोर्टफोलियो में वो लगभग इसी से मिलती जुलती रहती है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ फंड्स होते हैं जिसको वो शामिल कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग? बिल्कुल, देखिए, जब मैंने कहा कि 60% इक्विटी है, 30% आपका डेट में है, 10% आपका गोल्ड सिल्वर में, उदाहरण के तौर पर, तो इक्विटी में आप डाइवर्सिफाइड फंड्स रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है या कोई मल्टी कैप फंड है, इस तरह से आप फंड रख सकते हैं इक्विटी कैटेगरी में। और डेट की हमने बात की, तो जैसे बंधन बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, इस तरह का एक डेट फंड रखा जा सकता है, क्योंकि बात यहाँ पर लॉन्ग टर्म की हो रही है। उसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर की मैंने बात की, तो मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, इस तरह के फंड को आप शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहें, और जब जरूरत पड़े तो उसे रीबैलेंस करके फिर से उसी 60-30-10 या जो भी आपने डिसाइड किया है उसमें वापस ले आएं जब भी वो एलोकेशन बिगड़ जाए।
चलिए, बहुत बेहतरीन आपने ये स्ट्रैटेजी समझाई। अब आगे की स्ट्रैटेजीज भी समझते हैं। हमारे साथ पूनम जी भी हैं उनसे। पूनम, आजकल एक बहुत कल्चर हमने देखा है कि लोग बड़ा प्रयोग करने लगे हैं। शॉर्ट टर्म में लोग पोर्टफोलियो में अपने फंड को शामिल करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो टैक्टिकल एलोकेशन उसका कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है इसकी रैली आ रही है तो क्यों ना म्यूचुअल फंड में भी हम इसमें शामिल हो जाएं। ये जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता है, ये कैसे होता है, ये आप समझाइए। जैसे पंकज जी ने समझाया अभी बहुत अच्छे से कि स्ट्रैटेजिक एलोकेशन क्या होता है। तो एसेट एलोकेशन का जो बेस है कि हर एक का पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड होना चाहिए, उसके एसेट्स डिवाइडेड होने चाहिए। वो रूल्स तो वहीं बरकरार रहते हैं कि आपको एज के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके गोल के टाइम पीरियड के हिसाब से आपने अपने फंड्स चुनने हैं। तो कहीं ना कहीं सारी स्ट्रैटेजीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं, पर हर एक के अपने खुद के इच्छा अनुसार, या समझ लो उनके एडवाइजर के इच्छा अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंजेस इन स्ट्रैटेजीज में करते रहते हैं। बट इन सबका जो बेस है वो तो डिवर्सिफिकेशन ही है कि हमें एट ऑल टाइम्स डिवर्सिफाइड रहना है। तो वही जब हम टैक्टिकल की बात करते तो वहां जो इन्वेस्टर है वो जो मौके का फायदा उठाना है ना, मौके पे चौका लगाना, वो रणनीति इसमें इस्तेमाल करते हैं कि चलिए अभी गोल्ड चल रहा है तो अपने अपने पोर्टफोलियो का कुछ एक पोर्शन, नॉट द होल पोर्शन, बट कुछ एक पोर्शन ऐसे फंड्स में डालने की कोशिश करता है कि जो चाल के साथ चल रहे हैं तो वो उसमें ज्यादा मुनाफा कमाए। मगर ये एसेट एलोकेशन की जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आपकी टाइमिंग अगर गलत हो गई तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा मुनाफे के बजाय ज्यादा नुकसान भी देख सकता है। तो इसमें बहुत एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और साथ ही जो हम हमेशा कहते हैं कि डोंट टाइम द मार्केट, गिव टाइम इन द मार्केट, ये इसके ऑपोजिट चलता है ये एलोकेशन। ये बहुत अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर के लिए। तो इसमें इसकी रिस्क समझ के फिर आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि कुछ साल पहले बहुत लार्ज कैप, स्मॉल कैप बहुत रिटर्न दे रहा था तो स्मॉल कैप की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। फिर डिफेंस बहुत अच्छा दे रहा है तो सारा निकाल के डिफेंस में चले जाते हैं। सो थोड़ा सा जो जो ग्रीडीनेस होता है थोड़े और रिटर्न्स कमाने का, वो इस स्ट्रैटेजी में देखा जाता है। तो इसमें इस तरह की एलोकेशन में, इस तरह की स्ट्रैटेजी में आप इसका रिस्क समझ लें और फिर आगे इसमें बढ़ें। बिल्कुल। और ये पूनम हमने सबसे ज़्यादा देखा है बजट के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत ही कॉशियस होते हैं इस बात को लेकर कि कौन सा सेक्टर में सरकार बूस्ट देगी तो क्यों ना हम उस सेक्टर को पहले ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दें। इसलिए इस हिसाब से, यानी कि टैक्टिकल एलोकेशन के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन कौन से फंड्स हो सकते हैं जो लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? देखिए टैक्टिकल का जैसे हमने अभी उदाहरण के तौर पे बात करी, जैसे गोल्ड ज्यादा बढ़ रहा है तो लोग टैक्टिकल एलोकेशन में अपना गोल्ड ज्यादा ले लेते हैं। फिर डिफेंस हुआ तो डिफेंस में ले लेते हैं। जो साइकिल चल रही है मार्केट में या चलने वाली है उसके बारे में, आईसीआईसीआई का मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसमें भी लोग फिर निवेश करने की तरफ देखते हैं, पीएसयू की तरफ देखते हैं। तो जो जिस तरफ चाल ज्यादा दिखी उस तरीके का अपने एसेट्स में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी भी हमने बहुत अच्छे से आपसे समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और भी स्ट्रैटेजीज हैं, तो तीसरी स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन की, जो मुझे लगता है पंकज जी सबसे आराम पसंद अगर कोई है तो उसके लिए ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है कि इसमें निवेश करो और फिर टेंशन कम लो अपने पोर्टफोलियो की। क्या होती है ये स्ट्रैटेजी? बिल्कुल सही कहा स्मिता जी आपने, क्योंकि अभी पूनम जी बात कर रहे थे कि बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, और फिर भी मैं कहता हूं कितना भी एक्टिव रह लीजिए, अगर आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मुझे बार बार चेंज करने हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर मैं एक बात और कहूँगा पूनम जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, जब बात चल रही थी प्रैक्टिकल एलोकेशन की, तो भाई अगर आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैसा डिफेंस में डाल दीजिए या पूरा पैसा आप निकाल कर किसी दूसरे एसेट क्लास में, नहीं गोल्ड में डाल दीजिए। वो करना है तो सिर्फ आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया भी 20% पे मैं रिस्क ले सकता हूं, तो मैंने 80% तो जो पहले बात की थी स्ट्रेटेजिक एलोकेशन की वहीं पर रहिए, और 20% जो है उसके साथ में आप एक्टिवली प्ले कर सकते हैं। तो जहां पर आपको लगे कि मौके पर चौका लगाना है तो 20% 10% भी करेंगे तभी वो हो सकता है। तो अभी आपने जो बात कही डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ये बेसिकली यही है जो मैंने अभी कहा कि एक तरफ आप ये चाहते हैं कि भाई समय का फायदा भी मिले, कि जिस वक्त पर आपने जैसे कहा बजट के टाइम पर निवेशक समझते हैं कि कौन से एसेट क्लास में या किस तरह के मार्केट कैप में, कौन से सेक्टर्स में अच्छी तेजी हो सकती है, वहां पर मेरा निवेश ज्यादा होना चाहिए।
और दूसरी तरफ ये भी है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे सेफ्टी भी चाहिए। तो क्या होता है कि अपने आप से तो करना खैर मुश्किल है, पर स्ट्रेटजी में होता यह है कि आप बहुत डायनेमिक रहते हैं कि जिस वक्त पर आपको लगे जिस एसेट क्लास में ज्यादा तेजी है वहां पर निवेश ज्यादा हो, और जहां पर अभी तेजी कम है, रिस्क ज्यादा है, वहां पर आप कम कर लें। तो एक चीज मैं कहूंगा कि इस एलोकेशन में खुद से करना तो मुश्किल है। फिर तो जो आप कह रही थी अभी कि भाई ये बड़ी आराम वाली चीज है, ये आराम नहीं, बहुत आपको परेशान कर देगी स्ट्रेटजी अगर खुद करने जाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी स्कीम्स है इस तरह की, जिन्हें हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जानते हैं। और इन फंड्स में जो काम है ना कि इक्विटी कब कम करनी है, डेट कब कम करना है, ज्यादा करना है, या फिर रीट्स और गोल्ड सिल्वर को भी वहां पर यदि ऐड करना है, हो सकता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए करना हो, तो आपको यदि इसमें विश्वास है कि भाई समय समय पर अलग अलग एसेट क्लास की साइकिल होती है, पर मुझे खुद समझता नहीं है, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट है कि आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में चले जाएं या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में चले जाएं, और उसके जरिए ये जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन का प्रिंसिपल है उसको आप फॉलो करें। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अब जैसा कि आपने बताया भी कि बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया, जिसमें कि आपको आराम से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तौर पर आपको मिल जाएगा, मैनेज करके आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन से वो फंड्स हैं जो कोई भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने कैटेगरी का जिक्र किया, तो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में हम बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड, ये बेसिकली डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड एक ही कैटेगरी है और उसके फंड बताए। उसके अलावा मैंने जिक्र किया था अभी कि उसके साथ साथ गोल्ड, रीट्स वगैरह भी हो, तो व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये भी कंसिडर किया जा सकता है। चलिए, तो निवेश के हिसाब से तो हमने यहाँ पर बात कर ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने पोर्टफोलियो में ये समझना कि आपके पोर्टफोलियो का दो हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। पहला हिस्सा जो आपका कोर पोर्टफोलियो होता है, इसका मतलब ये कि आपके कोर में जो लॉन्ग टर्म के आपके गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप फंड्स रखते हैं। दूसरा हिस्सा जो आपका कहीं ना कहीं सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट की तरह घूमता हुआ, जिसमें आप टैक्टिकल एलोकेशंस कर सकते हैं, जैसा कि पूनम जी ने आपको बताया। अब इन दोनों को थोड़ा आराम से समझते हैं। पूनम जी, मुझे एक बात बताइए, एसेट एलोकेशन की जो ये स्ट्रैटेजी होती है ना, कोर और सैटेलाइट वाली, ये कितनी कामगर होती है? बेसिकली जो हमने टैक्टिकल एलोकेशन की बात करी, ये उसी से मिलती जुलती एक स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए आप पिज्जा ऑर्डर करने जाते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं, तो बेस तो सबका पिज्जा का सेम रहता है और टॉपिंग बदलती रहती है जैसे जैसे आपका लाइकिंग बदलती है या फ्लेवर्स बदलते हैं या मौसम बदलता है। तो उसी तरह जो कोर हमारा पोर्टफोलियो होगा वो करीब 70% होना चाहिए, जिसके अंदर हमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ और जो भी हमने हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से नक्की किया हुआ है वो फंड्स उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे। और वो जो पिज्जा टॉपिंग है जो बदलती रहती है वो 30%, 20 to 30% आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जो आपने कहा घूमते रहना चाहिए। और जैसे सर ने समझाया कि आपको हमेशा इस तरह के चेंजेस जो हैं वो अच्छे रिटर्न्स को पाने के लिए, जैसे हमने अभी टैक्टिकल एलोकेशन में भी देखा कि कुछ पोर्शन आपका होना चाहिए जो आप बदल सके। क्योंकि स्मिता, बात बदलने की ये है कि बदलना बहुत आसान है, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कभी भी आप चाहें आप फंड बंद करके दूसरा ले सकते हैं। मगर ये जो बार बार चर्निंग करते हैं, यहाँ से निकल के वहां जाएंगे, तो वहां काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी देखने होते हैं, जैसे कि आपकी एवरेजिंग बिगड़ती है, आपको रिडम्पशन करने में टैक्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी टैक्स लग सकता है और आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट की, वो बात हम कर ही रहे हैं। सो जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है वो थोड़ा कम होना, मतलब अराउंड 20 to 30% होना चाहिए, जिसमें आप हाई रिस्क के फंड्स ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो टैक्टिकल के जैसे आप मार्केट की चाल के साथ घड़ी घड़ी बदले, बट दे कैन बी मोर अग्रेसिव इन नेचर। जैसे कि आप उसमें स्मॉल कैप इंक्लूड कर सकते हैं, बिजनेस साइकिल फंड्स इंक्लूड कर सकते हैं, ग्लोबल फंड्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा पैसा बना के देके जाएंगे, वो हमारा सैटेलाइट पोर्टफोलियो हो सकता है। और कोर पोर्टफोलियो हम समझा हुआ, सुलझा हुआ और लॉन्ग टर्म का स्टेबिलिटी देने वाला पोर्टफोलियो होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपका परंपरागत पोर्टफोलियो। ऐसे में पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी को मान लीजिए कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए फंड्स अपने लिए देखना है, जैसा कि अब पूनम जी ने भी बताया कि ये थोड़े और एग्रेसिव फंड्स होते हैं, आपके हिसाब से कौन कौन से फंड्स अभी के टाइम पे लोगों के लिए अच्छे रहेंगे?
बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कोर पोर्टफोलियो है उसमें बदलाव नहीं करने हैं, वो आपका स्ट्रेटेजिक ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि समय के अनुसार आपको फ़ायदा कमाना है, तो या तो आप किसी सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाएँगे या फिर किसी थीम में, या जैसे पूनम जी कह रही थी कि स्मॉल कैप में लगा तेज़ी है, तो आपने कुछ समय के लिए एलोकेशन बढ़ा लिया, बिना लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको कुछ भी उसमें बदलाव किए हुए। अब ऐसे में यदि आप बात कर रहे हैं कि कहाँ पे करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से डिफेंस में फिर से हमें ऐसा लग रहा है कि एक तेज़ी बनी हुई है, और जिस हिसाब से वॉर की सिचुएशन है, तो डिफेंस फंड में आप नया एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, वो डिफेंस में हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की भी स्टोरी मेरे हिसाब से इंटैक्ट है, वहाँ पर भी आप निवेश करके चल सकते हैं। ऑटो सेक्टर में काफ़ी तेज़ी ऐसे देखने को लग रहा है कि हो सकती है। हालाँकि फिलहाल तो थोड़े से पेट्रोल, डीजल के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से या सैटेलाइट पोर्टफोलियो के हिसाब से वो भी हो सकता है। तो कोर के लिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड मेरे हिसाब से सही रहेगा। और यदि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर सैटेलाइट की, तो मैं फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके हिसाब से एक डिफेंस फंड तो मैंने आपको कहा, बट उसके अलावा जैसे महिंद्रा मेनुलाइफ बिजनेस साइकिल फंड है, तो ये भी थीम होती है जो कि समय समय पर मार्केट की चाल के हिसाब से परफॉर्म करती है। तो बिजनेस साइकिल है या इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, इस तरह की कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर ये फंड के नाम बताऊं तो मैंने जैसे कहा कि कोर में तो आप मल्टी कैप और लार्ज मिड कैप रखिए, लेकिन महिंद्रा मेनुलाइफ बिजनेस साइकिल फंड ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल फंड हो सकता है। परफेक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अभी तक सारी स्ट्रैटेजीज को समझाया है। अब उम्र के हिसाब से आप कैसे एसेट एलोकेशन करेंगे, और साथ ही आपके जो जीवन के लक्ष्य होते हैं, जो गोल होते हैं, उसके हिसाब से आप कैसे एसेट एलोकेशन करेंगे, ये भी समझेंगे ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एसेट एलोकेशन की पूरी थ्योरी आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको अपने पोर्टफोलियो में उसको कैसे करना है शामिल, इसको भी हम लगातार समझ रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान पंकज मटवाल और पूनम रुंगटा लगातार बनी हुई हैं। पूनम, अब मैं आपके पास आती हूँ। उम्र के हिसाब से कोई अपने पोर्टफोलियो में कैसे एसेट एलोकेशन करे? तो उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं स्मिता की, जैसे जैसे एज के बाद आप गोल्स की बात करते हैं, तो जो भी गोल्स हैं आपके वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि एक 40 इयर्स का बंदा जब गोल प्लानिंग करे एज कंपेयर टू 50 ईयर ओल्ड और 60 ईयर ओल्ड, तो प्लानिंग बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि गोल्स का जो टाइम होराइजन है वो चेंज होते रहता है। तो आपको अपनी पूरी जो प्लानिंग है उसमें दो मेन एसेट क्लासेस होती है। हालांकि हम अभी 3 या 4 की भी बात करते हैं, पर हम डेट और इक्विटी की बात करते हैं। तो जो भी आपकी एज है -70, वो आपका एक फिगर बन जाता है कि कितनी इक्विटी होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो मान लीजिए आपकी उम्र 30 इयर्स है और आप एलोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कितना इक्विटी में करूं और कितना इसमें करूं विदाउट नोइंग आपका रिस्क एपेटाइट। ऑफ कोर्स ये चीजें बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं है। एज के साथ प्लानिंग करनी, इसके साथ रिस्क एपेटाइट और सभी कुछ जोड़ना चाहिए। बट अगर आप खाली एज के साथ करना चाहते हैं, तो आप अपने 30 इयर्स की एज 70 में 100 में से माइनस करेंगे तो 70% आपका इक्विटी हो सकता है। लाइकवाइज एज द एज चेंजेस आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही फंडा है कि जितनी कम उम्र होगी और उतना ज्यादा इक्विटी का जो अग्रेसिव और वोलेटाइल नेचर है उसको आप काउंटर करने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि जितना लंबा हम इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी हम समय लंबा देते हैं, तो जो इक्विटी की जो वोलेटिलिटी के जो फैक्टर्स है वो नेगेट हो जाते हैं और आप उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। यानी पैसे बनाने हो इक्विटी में तो लंबा समय चाहिए, तो उस हिसाब से आप ज्यादा इक्विटी में रहेंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मान लीजिए आप रिटायर हो चुके हैं, 60 इयर्स के हो गए हैं, तब आपका एलोकेशन चेंज होके 100 - 60 40% रह जाना चाहिए इक्विटी में, क्योंकि आप उस उम्र में इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वोलेटाइल नेचर की होने की वजह से आपका कैपिटल इरोड हो सकता है और आपके पास उतना लंबा समय तब अवेलेबल नहीं होता है इक्विटी की वोलेटिलिटी को हैंडल करने। पर ऑफ कोर्स कुछ पोर्शन हमें चाहिए इक्विटी में, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी से बेहतर कोई विकल्प है नहीं हमारे पास। सो एज के हिसाब से जब एसेट एलोकेशन करते हैं तब हम इक्विटी और डेट के बीच में का फासला हम देखते हैं
और आजकल साथ में हम गोल्ड और सिल्वर को भी उतनी ही महत्व देते हैं जितना हम प्योर डेट को देते हैं, क्योंकि डेट हम फिक्स्ड इनकम के साथ जोड़ते हैं और आजकल रीट्स भी आप जोड़ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अग्रेसिव नेचर के और भी हैं जो है ग्लोबल फंड्स जो हैं उसको आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह जो डिफरेंट एसेट क्लासेस आपके एज के हिसाब से कितने होने चाहिए वो हम एक पैरामीटर नक्की कर सकते हैं, बट मैं ये जरूर साथ में जोड़ूंगी कि इसके साथ साथ आप अपना पर्सनल रिस्क एपेटाइट भी साथ में आके पहले और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि हमने देखा है ऐसा स्मिता कि अ वेरी यंग फेलो इज आल्सो वेरी कंजर्वेटिव, और वहीं एक रिटायर्ड बंदे हैं उनके उनके जो दूसरे एसेट्स है उस हिसाब से वो काफी अग्रेसिव नेचर में प्ले करना चाहते हैं। तो ये एक पर्सनल चॉइस अल्टीमेटली होनी चाहिए, बिकॉज हर इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि हर फाइनेंशियल प्लान यूनिक होता है, हर एक का टेलर मेड होना चाहिए, इट कांट बी वन फिटिंग एवरीवन। बिल्कुल। अब एज बेस्ड एलोकेशन की बात की है तो कुछ फंड्स आपकी तरफ से? सो अगेन एज बेस के जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं जिसके अंदर हम फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, आप प्योर पैसिव फंड लाइक निफ्टी भी रख सकते हैं, लाइक व्हाइट ओक का मिड कैप, इन द मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप की कैटेगरी में आप बंधन ले सकते हैं, हाल ही में शुरू हुआ एबेकस ले सकते हैं। इस तरीके के फंड आप इक्विटी पोर्शन में ले सकते हैं, और डेट में हम बिल्कुल देख सकते हैं कि हम एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन की जो सर ने बात करी भी उस तरह के फंड्स ले सकते हैं, या हम एक प्योर डेट फॉर अदर नीड्स जो शॉर्ट टर्म नीड्स है उसके लिए भी देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं उस एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी की जो हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं करते हैं, वो है गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। ये कैसे करनी चाहिए और ये कितना काम करता है पंकज जी? स्मिता जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो एज बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है वो भी बहुत अच्छी है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप बात कर रहे हो कि 100 माइनस योर एज इतना आपका इक्विटी में एलोकेशन होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि 30 इयर्स का पर्सन है वो 70% एलोकेट करेगा इक्विटी में, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल उसके पास बहुत समय है और ऐसे में 70% एलोकेशन सही रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे जो गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, मिड टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। फिर रिस्क एपेटाइट और आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी एक बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है आपको डिसाइड करने में कि किस तरह का एलोकेशन होना चाहिए। तो जो गोल बेस्ड स्ट्रेटजी है एसेट एलोकेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप वहां पर वो 70-30 और 60-40 एज के हिसाब से कर लीजिए। लेकिन बात यह है कि गोल अलग है, जरूरत अलग है, रिस्क लेने की क्षमता भी गोल के हिसाब से बदल जाती है। आपको घूमने जाना है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो 5 साल के बाद आपको बच्चे को भेजना है बाहर पढ़ने के लिए, तो वहां पर रिस्क आप कम लेना चाहेंगे। तो इसके लिए आप जो गोल तय करते हैं उसके हिसाब से किस तरह के फंड सुटेबल होंगे वो आपको डिसाइड करना है। तो वैसे तो आप इक्विटी में इक्विटी फंड ले लीजिए, जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और डेट में आप अलग अलग तरह के डेट फंड लीजिए। बहुत शॉर्ट टर्म है, मान लीजिए 2 साल के लिए निवेश करना है, 1 साल करना है, तो आपको इक्विटी लेना ही नहीं है, आप प्योरली शॉर्ट टर्म डेट फंड ले लीजिए, वहां पर मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपको 2-3 महीने के लिए करना है तो लिक्विड फंड में कीजिए, और आपको अगर 5 साल करना है तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये सही हो सकते हैं। 10 साल लंबा उससे अधिक टाइम है तो फिर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से बनाइए। पर फिर भी मैं एक और फंड बता देता हूं, अगर आपको गोल बेस करना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्योंकि हम इमोशनल भी होते हैं, तो रिटायरमेंट के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, इक्विटी प्लान, और बच्चों के लिए जैसे एचडीएफसी चिल्ड्रंस फंड, इस तरह का फंड ले लीजिए। तो यहाँ पर ये होगा कि ये गोल बेस्ड और थोड़ा इमोशन भी रहेगा, क्योंकि नाम में लगा हुआ है रिटायरमेंट और चाइल्ड। तो इस तरह के फंड्स में निवेश करके आप गोल प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी तो वैसे अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि नाम में क्या लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से उस गोल के हिसाब से कितना रिस्क लिया जा सकता है वो हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स, या जैसे मैंने कहा डेट फंड्स, गोल्ड फंड,
सिल्वर फंड सभी को एलोकेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, तो एक परफेक्ट यहाँ पर एसेट एलोकेशन की पूरी स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर समझ ली, जिससे कि अब कोई भी अगर इसको फॉलो करता है तो बहुत ही डिसिप्लिन इन्वेस्टर वो बन सकता है, और डिसिप्लिन ही आपको किसी भी तरीके के मार्केट में जो रिटर्न होते हैं उनको कमाने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। इसलिए जरूरी है कि इन सारे रूल्स को फॉलो किया जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच पूनम हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।